नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का एक नया पाठ जिसका नाम है समाकलन यानी इंटीग्रल्स। तो चलिए बच्चों, इस अध्याय को प्रारंभ करेंगे और देखेंगे आज के विषय। पहला विषय है भूमिका यानी इंट्रोडक्शन। फिर हम देखेंगे समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में यानी इंटीग्रेशन एज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। उसके बाद हम देखेंगे अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म यानी सम प्रॉपर्टीज ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो बच्चों शुरू करेंगे पहले विषय यानी भूमिका के साथ। कहा गया है यदि एक फलन f किसी अंतराल i में अवकलनीय है, अर्थात i के प्रत्येक बिंदु पर फलन के अवकलज f डैश का अस्तित्व है, तब एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, क्या हम फलन f ज्ञात कर सकते हैं? आइए बच्चों आगे देखेंगे। हमने देखा कि वे फलन जिनसे हमें एक फलन उनके अवकलज के रूप में प्राप्त हुआ है, इस फलन को प्रति अवकलज कहेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे तो अगला जो है हमारा तथ्य वो यह है कि वह सूत्र जिससे ये सभी प्रति अवकलज प्राप्त होते हैं फलन का अनिश्चित समाकलन कहलाता है यानी इनडेफिनिट इंटीग्रल कहलाता है। आगे बढ़ेंगे अगले विषय की ओर, देखते हैं समाकलन को अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम के रूप में। कुछ उदाहरणों पे विचार करते हुए हम इस प्रक्रिया को समझेंगे। जैसे कि हमें पता है d by dx of sin x is equal to cos x, यानी sin x का जब आप x के सापेक्ष अवकलज ज्ञात करते हैं तो आपको मिलता है cos x। इसको हमने यदि समीकरण 1 माना तो हम प्रेक्षित करते हैं कि समीकरण 1 में फलन cos x फलन sin x का अवकलज है। आगे बढ़े तो हमने देखा कि इस प्रकार भी हम कह सकते हैं इस तथ्य को कि cos x का प्रति अवकलज समाकलन होता है sin x। तो आगे जब हम बढ़े तो हमने ये जाना कि किसी भी वास्तविक संख्या c जिसे अचर फलन मान कहा जाता है उसका अवकलज शून्य होता है। हम समीकरण 1 को निम्नलिखित रूप में लिख सकते हैं कि d by dx of sin x plus c is equal to cos x, यानी एक फलन f ऐसा है कि d by dx of f of x जब हम निकालते हैं तो वो हमको मिलता है f of x for all x belongs to I। for all x belongs to I इसका अर्थ यह है बच्चों कि I में पाए जाने वाले हर x के मान के लिए यह संबंध जो है वो सत्य है। तो प्रत्येक स्वेच्छ अचर c के लिए d by dx of capital Fx plus c is equal to small fx for all x belongs to I। इसका ये अर्थ है बच्चों कि कैपिटल Fx जो आपका एक फलन है उसके साथ एक अचर फलन जो आप c ले रहे हैं, इन दोनों को जोड़ के यानी इनका योग का जब आप अवकलज ज्ञात करेंगे तो आपको स्मॉल fx मिलेगा और ये सत्य होगा x के हर मान के लिए जो कि I से लिया जाता है। आगे बढ़े तो हमने देखा संकेतन दिया हुआ है कि dy by dx जो है वो बराबर है fx के। तो हम y को किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं? y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ fx dx लिख सकते हैं। निम्नलिखित प्रतीकों, पदों, वाक्यांशों को उनके अर्थों सहित सारणी में उल्लेखित कैसे करेंगे बच्चों? बाएं ओर आपको दे रखा है प्रतीक, पद या वाक्यांश और दाईं ओर उसका अर्थ दे रखा है। जैसे बाईं ओर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx, इसका अर्थ है f का x के सापेक्ष समाकलन। ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर अगर आप देखें तो लिखा गया है इंटीग्रेशन ऑफ fx dx में fx क्या है? fx है समाकल्य। ऐसे ही कुछ और पदों को भी देख लेते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ fx dx में x का अर्थ क्या है? समाकलन का चर। तो बच्चों बाईं ओर आपको जो भी चीजें दे रखी है, जो भी लिखा गया है, उसका अर्थ आप दाईं ओर सारणी में देख सकते हैं। आगे बढ़े अगले विषय में हमने देखा प्रमाणिक सूत्रों की सूची जो है वो निम्नलिखित है, यानी कुछ सूत्रों को यहाँ आपको बताया जाएगा जिसका उपयोग आप दूसरे फलनों के समाकलन को ज्ञात करने में करेंगे। अवकलज दे रखा है d by dx of x raised to the power n plus 1 divided by n plus 1, यानी d by dx of जिसका हम फलन का हम अवकलज ज्ञात कर रहे हैं वो है x की घात n जमा 1 बटे n जमा 1। इसको यदि आप हल करके देखेंगे तो आपको मिल जाता है xn और इसका विशिष्ट रूप ये है बच्चों कि यदि घात 1 हो
तो आपकी स्थिति कुछ अलग हो जाएगी, जैसे कि नीचे का मान हट जाएगा, वो केवल 1 है, तो लिखो या ना लिखो बात बराबर है, और d बाई डी एक्स ऑफ x जब निकालोगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। ठीक इसी का उल्टा होता है कि इंटीग्रेशन जब हम लेते हैं x n dx का तो हमें प्राप्त होता है xn प्लस 1 यानी x की घात n प्लस 1 बटे n प्लस 1। यहाँ स्थिति दे रखी है कि n का मान जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि उस पर वो फलन जो है वो अपरिभाषित हो जाएगा। अगला है d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx जो होता है वो होगा साइन एक्स प्लस सी। आगे बढ़े तो हमने देखे कुछ और सूत्र, जैसा कि बच्चों आप देख सकते हैं अपनी किताब में लिखा होगा कि माइनस कॉस एक्स का अगर अवकलज ज्ञात करें तो होता है साइन एक्स, टेन एक्स का अवकलज ज्ञात करें तो होता है सेक्स स्क्वायर एक्स, और ठीक इन्हीं का जब आप समाकलन ज्ञात करते हैं तो आपको प्राप्त होता है अवकलज किया गया फलन। आशा करती हूँ बच्चों आप इसको भली भांति याद कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसका उपयोग करके ही आप आगे के प्रश्नों का हल कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसको पॉज करके बच्चों अपनी किताब में लिख सकते हैं। इसका निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर इसको याद करते रहना आपके लिए अति आवश्यक है। आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार के कुछ 15 या 16 आपको सूत्र दे रखे हैं जिनको आपको भली भांति याद करना होगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अगला विषय अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म। निम्नलिखित परिणामों के संदर्भ में अवकलन एवं समाकलन के प्रक्रम एक दूसरे के व्युत्क्रम है। क्यों? क्योंकि बच्चों हम ये देख रहे हैं कि जिस फलन का हम अवकलज ज्ञात करते हैं उस जो परिणाम प्राप्त होता है उससे उसी का यदि मैं समाकलन लूं तो मुझे वही वास्तविक फलन जो पहले हमने लिया था वो प्राप्त हो जाता है। जैसे d बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स जो है वो एफ एक्स, यानी इंटीग्रेशन का जब आप डिफरेंशिएशन ले लेंगे तो आपको वही फलन दोबारा प्राप्त हो जाता है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डी एक्स जो होगा वो होगा एफ एक्स प्लस सी, जहां सी एक स्विच अचर है। दूसरा दे रखा है तथ्य कि ऐसे दो अनिश्चित समाकलन जिनके अवकलज समान हैं वक्रों के एक ही परिवार को प्रेरित करते हैं और इस प्रकार समतुल्य हैं। जैसे कि आगे देखेंगे हम कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स डी एक्स लेंगे तो आता है उसका परिणाम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स। यहाँ बच्चों आपको ध्यान देना है, आप दो फलन लें एफ एक्स और जी एक्स, उनका योग करने के बाद जो परिणाम आता है उसका समाकलन ले लीजिए, या फिर इन दोनों फलनों को अलग अलग समाकलन करके उनका जो परिणाम है उनको जोड़ लीजिए, बात एक ही बराबर है। अगला तथ्य है कि किसी वास्तविक संख्या k के लिए इंटीग्रेशन अगर आप लेते हैं k एफ एक्स डी एक्स का तो आपको प्राप्त होता है k बाहर लिख लिया जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अगला तथ्य होगा प्रगुण, जो हमने 3 और 4 पढ़े हैं अपने पिछले पार्ट में यानी बच्चों अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उसमें यदि आप F1 और F2 से लेकर Fn यानी n फलनों का बात करें, जैसे कि हमने वहां पर सिर्फ Fx और Gx ही लिया था, हमने ज्यादा फलन नहीं लिए थे, हमने 2 फलनों के लिए लिखा था। यहाँ पर इसको कुछ नहीं किया जा रहा बच्चों, व्यापक रूप से स्थापित किया जा रहा है कि F1 F2 ऐसे आप n फलनों को अगर लेते हैं तो उनकी निश्चित संख्या और वास्तविक संख्याएं अगर k1 से kn तक जाती हैं उसके लिए भी इसका व्यापीकरण किया जा सकता है, जैसे कि नीचे दिया गया है बच्चों, अगले में आप देख सकते हैं। इंटीग्रेशन अगर आप लेते हो, कुछ अचर हैं k1 से लेकर kn तक और फलन है f1 से लेकर fn तक, तो कुछ नहीं होगा बच्चों, k1 k2 ये जो अचर फलन है ये बाहर होते जाएंगे और इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता जाएगा इन n फलनों का। अब बढ़ेंगे हम एक उदाहरण की ओर। कहा गया है निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलन का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। फलन दिया है 3x² प्लस 4x³। अब हल में हम एक ऐसे फलन की खोज करना चाहते हैं जिसका अवकलज जो है वो हो 3x² प्लस 4x³ जैसे कि आप d बाई डी एक्स अगर x³ प्लस x4 का करके देखें तो आपको प्राप्त होगा 3x² प्लस 4x³। इसलिए जो 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज है वो है x³ प्लस x4। अगला उदाहरण है कि हमें निम्नलिखित समाकलन को ज्ञात करना है। आपके सामने एक समाकलन के लिए एक फलन दे रखा है बच्चों। फलन जो है उसमें 3 तरीके के पदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, इसको हल करेंगे कैसे। यहाँ पर
आप इनको अलग अलग ले लेंगे। 3 फलन है, आपको पता है, अगर fx प्लस gx इन दोनों का योग करके, यानी 2 फलनों का योग करके फिर उसका समाकलन लिया जाए, और यदि दोनों फलनों का अलग अलग समाकलन लेके उनको योग किया जाए तो बात एक ही बराबर होती है। तो हमने कुछ नहीं किया बच्चों, तीनों फलनों का जो हम समाकलन है वो अलग अलग प्राप्त करते हैं, तो उससे हमें यह समीकरण प्राप्त होता है 2/5 यानी 2/5 गुना x की घात 5/2 प्लस 2ex माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस c। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ा क्या? हमने पढ़ा कुछ आधारभूत जो विशेष सूत्र हैं जिनका उपयोग करके आप समाकलन को और भली भांति जान सकेंगे। घर जाइए बच्चों, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों को निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद।